Okay, now, now, before your, I think summer break or summer vacation, we are doing here the digestive system, and I told you the anatomy and the physiology of the digestive system, and we left probably at the physiology of stomach. It was the last thing that we did. So today, I am actually doing here the remaining part of the digestive system, means the small intestine, the large intestine, liver, pancreas, etc. उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आज डिस्कस करके इसको हम जोड़ देंगे और फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट समझा जाएगा। अब आप देखें यहाँ, आपको बता चुके पहले कि दिस इज नाउ यू सी इट इज ए स्टमक, ये आप देख चुके हो पहले स्टमक, इसके एनाटॉमी हम कर चुके हैं, उसकी फिजियोलॉजी, इसकी वाल्स, उसका म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर एटसेट्रा, इसकी वाल को हम देख चुके। उसके डिफरेंट पार्ट्स हमने किए, बताया कि ये पाइलोरस है, पाइलोरिक एंड है, ये उस जगह स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसके बाद की दुनिया है, उसका नाम इंटेस्टीन है। इंटेस्टीन, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टीन इज कॉल्ड एंट्राइटिस। जैसे स्टमक को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन को, तो इंटेस्टीन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं एंट्राइटिस। इसलिए जब भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो गई है, जिसको अमूमन कहते हैं गैस्ट्रो हो गया है। ये गैस्ट्रो क्या है? ये गैस्ट्रोएंट्राइटिस है। एंट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टीन्स। उसमें से एक है स्मॉल इंटेस्टीन, एक है लार्ज इंटेस्टीन। जैसे ही हम पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करेंगे, नाउ यू आर इन इंटेस्टीन्स, स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल, ल्यूमन उसका स्मॉल है, लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा है, कोई 21 फीट, कोई 3, यूँ समझ लो कि 7 मीटर वो लंबा है, लेंथ उसकी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका ल्यूमन छोटा है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टीन कहते हैं। बिकॉज स्मॉल इंटेस्टीन जहाँ ख़त्म होगा, लार्ज इंटेस्टीन शुरू होगा, क्योंकि उसका ल्यूमन लार्ज है, वो लेंथ ही नहीं है ज़्यादा, ल्यूमन उसका लार्ज है, उसको लार्ज इंटेस्टीन कहते हैं। वो लार्ज इंटेस्टीन आखिर में ख़त्म होगा। जैसे न स्टमक शुरू हुआ था, जहाँ वो फूड पाइप हमारा इसोफेगस उससे पहले था, तो फिर लार्ज इंटेस्टीन ख़त्म होगा कहाँ? जहाँ पर एक और कैनाल आएगा, उसका नाम एनल कैनाल होगा, दैट विल ओपन आउटसाइड। जैसे इसोफेगस फेरेंक्स और माउथ के बाद आउटसाइड खुलता है, और उस आउटसाइड को हम कहते हैं एनस, क्योंकि एनल कैनाल जहाँ ख़त्म होगा वहाँ एक सुराख होगा, उसका नाम होगा एनस। वो माउथ से लेके एनस तक ये पूरा सिस्टम है आपका, जिसका बड़ा हिस्सा डाइजेशन है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। वैसे तो माउथ में भी डाइजेशन शुरू हो जाती है, इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती क्योंकि फूड रुकता नहीं है वहाँ पर, लेकिन स्टमक में डाइजेशन होती है, इंटेस्टीन में डाइजेशन होती है। और मामला सिर्फ डाइजेस्ट करने का नहीं है, मामला है एब्जॉर्प्शन भी तो होनी ज़रूरी है ना, क्योंकि ये जो हम खाना खा रहे हैं, ये खा इसलिए रहे हैं क्योंकि उसके जो मेन मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर्स हैं उस खाने के, वो हमें ब्लड में भेजने हैं, और ब्लड में ऐसे तो नहीं भेज सकते। ब्लड में भेजने के लिए आपको क्या चाहिए? एब्जॉर्प्शन चाहिए, और एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो इंटेस्टिन में होता है, स्मॉल इंटेस्टिन। चल के देखते हैं इसको। अब जैसे मैंने बताया कि एनाटॉमी अगर आप करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टिन की, तो उसका जो पहला स्ट्रक्चर है, पहला जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के फ़ौरन बाद आएगा, स्मॉल इंटेस्टिन का पहला हिस्सा। वैसे मैंने बताया कि वो तकरीबन 21 फीट लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टिन, लेकिन उसका पहला जो 1 फुट है, ओनली 1 फुट में मैं कह रहा हूँ 10 इंच, वो ये है जो सी शेप्ड है, जिसकी वजह से उसके 4 हिस्से हो जाते हैं। एक ये फर्स्ट पोर्शन जो इमीडिएटली आफ्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये 2 इंच का है। दूसरा ये जो डिसेंड कर रहा है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये 3 इंच है। तीसरा जो हॉरिजेंटली जा रहा है अक्रॉस द बॉडी, ये 4 इंच है। और जो आखिरी वाला है वो उसका चौथा पार्ट है, वो कितने इंच है? आप बोलेंगे 5 इंच है, वो 1 इंच है। इसका मकसद यह है कि वो जो लास्ट वाला है वो 1 इंच है। आप अगर इंचेस काउंट करना चाहें तो चौथे से काउंट करें, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले कौन सा पार्ट आएगा? फोर्थ पार्ट, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट। तो अगर इंचेस याद ना हो तो इंचेस तुम यहाँ से स्टार्ट करो, चौथे पार्ट से। कितना? 1 इंच। दूसरा पार्ट 2 इंचेस। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, 2 इंचेस। सेकंड पार्ट 3 इंचेस। थर्ड पार्ट 4 इंचेस। तो इसका मकसद है कि 1 2 3 एंड 4 ये मिलाओ तो ये 10 इंचेस रफली, चलो 1 फुट। इस 1 फुट के इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है ड्यूडेनम। क्या नाम है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट 1 foot of your small intestine, this is fixed here in a C-shaped curve immediately after the pyloric sphincter, where the stomach finishes, where there is a sphincter जो हमेशा बंद होगा, जब आप खाना खाएंगे फौरन बंद हो जाएगा। वो इस ड्यूडेनम में खाने को भेजेगा नहीं, अभी 2 से 3 घंटे वहाँ घूमता रहेगा। बड़ा बात नहीं करो। तो इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम को सी शेप कर बनाओगे ना ऐसे सी शेप, तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। एंड फोर्थ के बाद वो अपने दूसरे पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा। कितने पार्ट? उसमें जितने भी पार्ट हों तो बाकी कितना बच जाएगा? 20 फीट और बचेगा। ये सिर्फ 1 फुट था, 10 इंच। 10 इंच में के भी 4 हिस्से कर दिया आपने। और उसमें हमने ये दिखा, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो इसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटा सा सुराख है। ये वो सुराख है जहाँ पर सीक्रीशंस आती हैं 2 बड़े ग्लैंड्स के पास से। एक का नाम है लिवर, एक का नाम है पेंक्रियास। इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये पूरा ये जो सी शेप कर्व है, इसमें जो जगह है ना यहाँ पर, यहाँ फंसा है तुम्हारा पेंक्रियास, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। उसमें आगे चल के बताते हैं, उसमें कुछ एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, यानी कुछ एंजाइम्स भी हैं, जूसेस हैं जो डक्ट के ज़रिए यहाँ आती हैं, और यहाँ आएंगी तो किस में शामिल हो जाएंगी? फूड में। तो उसका काम होगा डाइजेशन। ये पेंक्रियाज का बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा फंक्शन। इसको हम एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन का मकसद है कि वो सिक्रीशंस जो डक्ट के ज़रिए आएँ, जैसे सलाइवा डक्ट के ज़रिए आके माउथ में, ऐसे ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो पेंक्रियाज क्या है? एक बहुत बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसकी एक डक्ट है जो अपनी सिक्रीशन कहाँ देती है? ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में। उस सिक्रीशन को क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। उस जूस में क्या मौजूद है? एंजाइम्स। तकरीबन हर मैक्रो मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स उसमें मौजूद हैं। वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी तो उसमें ट्रिप्सिनोजिन होगा, काइमोट्रिप्सिनोजिन होगा। जो ट्रिप्सिनोजिन काइमोट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में। ये मैंने बताया ना अभी। पेप्सिनोजिन पेप्सिन में, एंजियोटेंसिनोजिन वो एंजाइम नहीं है, वो हार्मोन है, यहाँ एंजाइम है। और उसके साथ ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने का मतलब समझते हो ना? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, उसको ब्रेक करना, स्प्लिट करना, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसको डाइजेशन कहते हैं। तभी इतना टाइम लगता है खाने को वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के लिए। रुकेगा तो डाइजेस्ट होगा ना, गुजर जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसोफेगस में गुजर जाता है, सॉलो किया, अगले लम्हे स्टमक में पड़ा हुआ है, गुजरा, रुका ही नहीं तो कहाँ होगा डाइजेस्ट? स्टमक में। इसोफेगस में डाइजेशन का कोई काम ही नहीं। माउथ में थोड़ी देर के लिए, चलो आधे मिनट के लिए ही रुकता है खाना, सलाइवा में घूमता है तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। स्टमक में 2-2 घंटे वॉशिंग मशीन की तरह घूम रहा है तो बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट फिर भी नहीं होता, लिपिड फिर भी इतना नहीं होता। ये सारा खेल कहाँ होगा? ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम में आके, और उसके बाद फर्दर कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले हिस्सों में। उसमें यहाँ अल्लाह ताला ने ज़्यादा टाइम दिया है उसको, इतना कुछ कि 20 फीट इतना लंबा इंटेस्टाइन जहाँ से उसको गुजरना है। अब गुजरना है, जाहिर है वो ज़रा से होकर गुजरेगा तो वहाँ भी घंटे रहेगा, और वहाँ दोनों काम करेगा। आखिरी डाइजेशन का काम भी करा देगा और ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन का काम भी करा देगा। ये कार्बोहाइड्रेट जो तुमने स्टार्च की शक्ल में खाए थे, यहाँ तक आते आते ग्लूकोज बन चुके होंगे, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा ही तुमने लिपिड जो है वो चर्बी के शक्ल में खाया होगा, यहाँ तक आते आते फैटी एसिड्स हो चुके होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रोटीन तुमने गोश्त की शक्ल में खाया होगा, दालें खाई होंगी, ये खाया होगा, मिल्क पिया होगा, यहाँ तक आते आते अमाइनो एसिड्स हो चुके होंगे। ये नहीं हुए तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, वो स्टील से पास हो जाएगा।
तुम्हारे स्टमक में अगर तुम्हारे इंटेस्टिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुआ जिसमें तुम्हें नहीं मिले अगर एंजाइम्स, तो बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो फिर ये स्टूल से पास हो जाएगा। तो स्टूल से पास हो जाएगा तो फिर सिर्फ पास नहीं होगा, पानी भी ज़्यादा आएगा, फिर बोलोगे डायरिया हो जाएगा, तो फिर डायरिया हो जाएगी। इसको हम कहते हैं, फिर हमें देखना पड़ेगा डायरिया किस वजह से हुई है। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जिस सरफेस से एब्जॉर्ब होता है वो सरफेस वहाँ पर किसी वजह से डैमेज हो गई है। इसको हम कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन। ये इंटेस्टिन के मसले हैं। डायरिया इंटेस्टिन का मसला है। फिर ये सारा कुछ एब्जॉर्प्शन का बड़ा काम तो हो ही जाएगा। वाइटामिन्स हो जाएंगे, कैल्शियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, लिपिड हो जाएगा, ये सब कुछ चला जाएगा। वाटर अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, ये लार्ज इंटेस्टिन में होगा, तो ये जाके लार्ज इंटेस्टिन में होगा। और लार्ज इंटेस्टिन से जब गुजर जाएगा तो अब सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी। अब वेस्ट मटेरियल जो होगा वो आखिर में आएगा रेक्टम में, और रेक्टम में वहाँ रुक के बाद में जब टाइम आएगा तो वहाँ से कंट्रैक्शन होगी, वो एनल कैनाल से बाहर निकल जाएगा। इसमें कम से कम 24 घंटे लग गए, आपका काम सारा हो गया ये। इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस फंक्शन इज डाइजेशन, और कंप्लीमेंट्री दूसरी चीज़ एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जो डाइजेशन करेंगे तो किसी काम के लिए करेंगे ना। आप पढ़ेंगे सिर्फ, आप उन्हें मैं पढ़ूंगा सिर्फ, पढ़ेंगे तो जाके आप काम करेंगे ना ज़ाहिर, इसलिए तो ट्रेनिंग दी जा रही है। फौजी जो है वो 5-6 साल का कुल में ट्रेनिंग करके आ जाए, वो करे मैं फौजी में जैसे फूल लगा के बैठा हुआ, और वो बोले जब जंग हो जाए वो बोले ये थोड़ी मैं लड़ूंगा, मैं ये मुझे नहीं लड़नी जंग वंग, मैं तो सिर्फ फौजी हूँ। मैं तो फौजी हूँ तो तुम्हें जंग लड़ने के लिए तो रखा हुआ है। डॉक्टर आए, वो 6 साल ट्रेनिंग करके उसे बोल के मैं डॉक्टरी करूँगा ही नहीं, मैं पेशेंट को थोड़ी देखूंगा, मुझे तो MBBS करनी थी। अब सिर्फ MBBS करनी थी, MBBS का माथे पे लगा के घूमेगा क्या? इस किस लिए कराइए इसको? तो इसको इसलिए कराइए ताकि पेशेंट को ट्रीट करे। तो कहने का मकसद ये कि ये डाइजेस्ट करने की इतनी तगोदो तुमने की, इतनी एनर्जी ज़ाया की, इसलिए कि डाइजेस्ट हो जाए, कि एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब हो, ब्लड में आए। क्या ब्लड में ही घूमता रहे? ग्लूकोज आ जाए वो ब्लड में घूमता रहे और हो जाए डायबिटीज़ तो डॉक्टर कमाए बैठ के, ऐसे हो क्या? या वो ग्लूकोज जो है वो टिश्यू में एंटर हो, तो टिश्यू में एंटर हो तो टिश्यू में एंटर होके वहाँ काम करे, मेटाबोलाइज करे, ताकि एनर्जी क्रिएट हो। आटे की बोरी लेके आ जाएं और किचन में रख दें, मेरे पास बहुत आटा है, कि आटा है क्या रोटी बनानी है? क्या बनानी है कि खानी भी है? तो कहने का मकसद है कि रोटी इसलिए हम लाए हैं, ये गंदम ला के मैं ज़ख़ीरा कर दूँ, मैं मेरे घर में बहुत गंदम है, और पता चले कि मैं भूखा हूँ और गंदम मेरे पास बहुत है। तो कहने का मकसद ये है कि क्या है, अगर एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, टिश्यू में एंटर ही नहीं हो रहा, इसका मकसद क्या हुआ? आटा तो लेके आ गए, किचन में लेके पकाया ही नहीं, तो तुम्हारा शुगर लेवल तुम्हारा हमेशा ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ होगा, टिश्यू में जाएगा ही नहीं, तो बोलोगे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई। तो प्रॉब्लम उधर है। हमारा काम इस वक्त डाइजेशन के साथ है। ये है जो मैंने इस वक्त यहाँ पे दिखाया, ये हैं 4 पार्ट्स किसके? ड्यूडेनम के। इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। अब ड्यूडेनम के बाद जैसे आप एंटर होंगे ना, ये देखिए यहाँ तक ये था क्या? ड्यूडेनम। उसके बाद ये जितना भी देखिए, पेट में जो वज़न है ना हमारा, जो कट लगाएं या गोली लग जाए खुदा न खास्ता कि ये निकल के बाहर आ जाएं, तो ये स्मॉल इंटेस्टिन है। ये क्या है? तो ये जितना भी वज़न आप देख रहे हो ना, ये 20 फीट लंबे स्मॉल इंटेस्टिन का है। आपने देखा होगा बकरी, जैसे कभी आपने उज़ई होते हुए देखी हो अगर, तो जैसे उसका पेट चीरते हैं तो सबसे पहले जो बाहर आके गिरती है ना उसकी इंटेस्टिन, ये स्मॉल इंटेस्टिन होता है। स्मॉल इंटेस्टिन लंबा इतना होता है कि इस दीवार से लेके उस दीवार तक इतना लंबा होता है इंटेस्टिन। ये स्मॉल इंटेस्टिन है, ल्यूमन इसका छोटा है, पैसेज लंबा है, खाना ज़्यादा देर रुकेगा तो फर्दर फाइनल डाइजेशन भी हो जाएगी, और अब की बार तो एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी। कौन करेगा? वो जो पहला लेयर है वाल का, माने क्या? म्यूकोजा, एपिथेलियम। क्या करेगा? दोनों काम, एब्जॉर्प्शन भी कराएगा, डाइजेशन भी कराएगा। आपने डाइजेशन तो ऊपर हो चुकी है भाई, ऊपर हो चुकी है, 70% हो चुकी है। लास्ट 30% का काम कौन करेगा? इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन का बकाया हिस्सा वो करेगा। क्या वो? अब एब्जॉर्प्शन भी, एब्जॉर्प्शन वैसे ड्यूडेनम में भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो गई थी, और ये एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होगी। तो इसका मकसद है कि स्मॉल इंटेस्टिन विल कैरी आउट एब्जॉर्प्शन एंड द फर्दर एंड फाइनल डाइजेशन। ये वहाँ तक इस तरीके से करेगा। और यहाँ तक जब आप देखोगे तो ये स्मॉल इंटेस्टिन इस तरीके से, ये कॉइल है। आपने देखिए 21 फुट, आपने यहाँ कैसे समाएगा भाई? आपके इतना बड़ा कालीन जो है वो आप एक संदूक में भी बांध सकते हो,
क्या खोल के कि फोल्ड करके? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको कॉइल करेंगे, ऐसे कॉइल करके इसको सजा जाएंगे सेंट्रल पार्ट में, और लार्ज इंटेस्टिन डेकोरेट करके ऐसे लगाया है बाहर बाहर से ऐसे। ये लार्ज इंटेस्टिन आते हैं इस पे बाद में, ये है स्मॉल इंटेस्टिन। यहाँ से देखें ये ड्यूडेनम है, और यहाँ से ये आगे आ गया। कहाँ के रुका? लार्ज इंटेस्टिन तक। ये पूरा है कितना, ये कितनी, अगर इसको मैं अनकॉइल करूं तो कितना, ये 20 फीट। इस 20 फीट में अगर मैं इसको सीधा करके अगर इस टेबल पे रख दूं अगर, तो इसकी शक्ल बनेगी कुछ इस तरीके से। ये अगर मैं यहाँ से रखूँ ना, अगर इसको यहाँ से रख के मैं यहाँ ले आऊँ अगर पूरा सीधा करके अगर ज़मीन पे, तो ये ऐसे बनेगा। ये इसी बोर्ड पे समझ लो 20 फीट है। ये ऐसे होगा इनिशियली लार्जर, आस्ता 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 होते 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 ये हालत। अब देखो ल्यूमन यहाँ से स्टार्ट हुआ कितना बड़ा है, और यहाँ खात्मा हो रहा है तो कितना छोटा है। यानी ये आम पाइप की तरह यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे ऊपर थोड़ा सा वाइडर है, और आस्ता 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 नैरो होता जाएगा। और यहाँ से लेके ये कहाँ था, जहाँ ड्यूडेनम ख़त्म था, ड्यूडेनम, और ये कहाँ होगा, जहाँ लार्ज इंटेस्टिन शुरू होगा। तो ये जो यहाँ जगह है, ये जगह और यहाँ जगह, इसके जो शुरुआत वाले हिस्से हैं, टोटल कितना, 20 फीट। इस 20 फीट के अंदर इसको अगर आप 5 हिस्से कर दें, तो ये 20 फीट के अंदर कोई शुरू के 8 फीट और आखिरी के ये जो 12 फीट हैं, ये 2 हिस्से होते हैं इसके। शुरुआत वाले 8 फीट को कहते हैं जेजुनम, और पीछे वाले 12 फीट को कहते हैं इलियम। अभी आपको दिखाया मैंने कि स्टमक का खात्मा तो हुआ ऐसे, यहां से शुरू हो गया हमारा ड्यूडेनम। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई स्मॉल इंटेस्टिन कहाँ शुरू हुआ, जहां पाइलोरिक स्फिंक्टर था, वहां से मेरा स्मॉल इंटेस्टिन यानी ड्यूडेनम शुरू हुआ। तो ड्यूडेनम कहाँ खत्म हुआ, जहां से ये टर्न आया है इधर, जहां उसका आखिरी 1 इंच था, और जहां से शुरू हुआ क्या, जेजुनम, और ये क्या कहाँ खत्म हुआ, ड्यूडेनम। तो इसको हम कहते हैं ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, जहां ऐसे टर्न हुआ। तो मेरा जेजुनम कहाँ से शुरू हुआ, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर से, जंक्शन से। और इलियम कहाँ खत्म हुआ, जहां लार्ज इंटेस्टिन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जेजुनम कहाँ खत्म, इलियम कहाँ शुरू। इलियम का खात्मा तो पता चल गया, जेजुनम की शुरुआत का भी पता चल गया, लेकिन जेजुनम का खात्मा और इलियम की शुरुआत किधर से होती है, यहां कोई लैंडमार्क ही नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं। हमें कहीं पता नहीं है कि जेजुनम कहाँ शुरू। हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि 8 फीट जेजुनम है, 12 फीट इलियम है, अंदाज़ा हो गया है हमें। क्या ऐसी खास चीज़ें हैं क्या, ऐसी कैसे पता चलता है कि जेजुनम ख़त्म इलियम। हाँ, क्या चीज़, नहीं विलाय का नहीं, विलाय सभी में है। अब इसके अंदर में चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ, हैं तो बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी आपके फोकस में नहीं है, आपका इस आपकी रेंज नहीं है, यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या, अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ से पकड़ूँ और यहाँ देखूँ तो उसका ल्यूमन मुझे नज़र आएगा वाइड, तो समझ लो ये जेजुनम की बात हो रही है। जहाँ मुझे ल्यूमन नज़र आए, अब यहाँ अगर ये और ये टुकड़ा काटूँ, यहाँ देखें ये होगा और यहाँ ये होगा, तो मेरे हाथ में किसका टुकड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करूँ तो जिसका ल्यूमन वाइडर वो जेजुनम, जिसका ल्यूमन नैरोअर वो इलियम। न सिर्फ ये जेजुनम, बल्कि इसके साथ आप देखेंगे कि अगर इसका वाल देखें, इसकी वाल ऐसे, इसकी वाल ये है, और ऐसा ही जब मैं इलियम पे जाऊंगा ना तो इसकी वाल थिक है। वाल में फ़र्क है कि नहीं, तो इस वाल में भी फ़र्क है। और उसके साथ साथ 2-4 और भी चीज़ें देखें, जैसे अभी इन्होंने कहा, अब होता क्या है कि जैसे मैंने स्टमक में आपको बताया था, स्टमक में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक में ग्लैंड्स होते हैं। जैसे आपने स्टमक में देखा, ये
अब ये वाल देखी थी ना स्टमक की, ये वाल को लेके जब मैं बाहर आया ऐसे, इसको मैंने इस तरीके से किया, तो ये जो अंदर सबसे पहले ये अंदर है, तो इसका ये क्या है, एपिथीलियम। ये लेमिना, ये इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे होती है लेमिना प्रोप्रिया। क्या ये ग्लैंड, ये एपिथीलियम ऐसे ही है कि ये एपिथीलियम अंदर डिप करता है ऐसे, और ये क्या अंदर बन जाते हैं, ग्लैंड्स बन जाते हैं, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। जैसा वाल तुम्हारा स्टमक का है, पूरी जीआईडी का वाल ऐसे ही है, क्योंकि भाई स्टमक जिस चीज़ से बना है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी तो उसी चीज़ से बना है ना। चेंज, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगा सब कुछ सेम। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को ले आऊं, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसकी वाल है। ये टुकड़ा मैंने यहां से काट के इधर दिखाना चाहा आपको। ये जो सबसे अंदर होगा ये क्या होगा, हाँ, एपिथीलियम। जो सबसे अंदर चीज होती है वो एपिथीलियम होता है। एपिथीलियम पर नजर रखना है इसके। क्या इस जगह पर एपिथीलियम में के ऐसे ही लगाऊं, या यहां पे भी ग्लैंड्स होने चाहिए? क्या सिर्फ ग्लैंड्स होने चाहिए कि जहां मुझे एब्जॉर्प्शन भी करनी है? इतने सेलों से कहां एब्जॉर्प्शन होगी? मुझे सरफेस एरिया बढ़ानी है, सरफेस एरिया बढ़ानी है। बढ़ाने का तरीका क्या है? देखिए कुदरत ने क्या तरीका दिया है यहाँ पर, कि ये एपिथीलियम किस पे रखा हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अब मैं इसकी सरफेस एरिया एपिथीलियम के जब बढ़ाऊंगा ना, तो बढ़ाने का तरीका क्या है? ये देखें, ये एपिथीलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लैंड बनाना चाहती है, चलो ग्लैंड को छोड़ो, बेसमेंट मेम्ब्रेन सरफेस एरिया बढ़ानी चाहती है ताकि एब्जॉर्प्शन जल्दी हो। एब्जॉर्प्शन जल्दी होने के लिए मुझे फोल्डिंग करनी होगी ऐसे, ताकि सरफेस एरिया बढ़े। और फोल्डिंग मुझे कहां लेके जानी पड़ेगी? डीप इनटू द लेमिना प्रोप्रिया के इनटू द ल्यूमन, इनटू द ल्यूमन। तो इसका मकसद है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, लाइक दिस। एक ल्यूमन में जा रहा हूं, नहीं कॉलमनर तो बाद में बनेगी। ये देखें, ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को फोल्ड किया है, वो फोल्ड किया है तो किस तरफ गई है? ल्यूमन की तरफ। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उठाई है ना मैंने, इनको विलाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथीलियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विलाय। और ये विलाय बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो क्या सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन आई है कि इस पे ऊपर एपिथीलियम चढ़ा हुआ होगा? तो सेल्स ऑफ द एपिथीलियम कम कि अब ज्यादा हो गए? क्यों ज्यादा? सरफेस एरिया बढ़ी ना। ये विलाय है, मामला यहां नहीं रुका है। नेचर ने सरफेस एरिया को इससे भी 100 गुना बढ़ाना चाहा है। आप बोल रहे और क्या फोल्ड करेंगे आप इसको? अब आप देखो क्या करते हैं। अब मैं एक विलस को बाहर ले आता हूं, ये एक विलस, ये क्या चढ़ा रहा हूं? एपिथीलियम। ये वाली जगह किस पे रखी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, बेजल साइड। और इसका मुंह किस तरफ है? ल्यूमन की तरफ, ल्यूमिनल साइड, जहां फूड पड़ा हुआ है। अब मैं एक सेल की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक सेल की, समझ लेना सारे ऐसे ही। ये एक सेल निकाल के यहां ले आया। ये साइड कौन सी है? ल्यूमिनल। और ये बेजल, और इसका ये न्यूक्लियस है। ये जो ल्यूमिनल साइड है ये ऐसे है। फोल्डिंग देखे कैसे कर रहा हूं। सिर्फ इसमें होगी कि सभी में होगी? तो ये जो फोल्ड मैंने करके विलस बनाया है, क्या विलस है कि एक एक सेल के ल्यूमिनल साइड पर भी छोटे छोटे विलाय हैं? इनको माइक्रोविलाय कहते हैं। अगर इसका माइक्रोविलाय, इसका माइक्रो, इसका सबके माइक्रोविलाय होंगे, तो क्या तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि ऐसे ब्रश की तरह लगेगा? इसको ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। तो ब्रश बॉर्डर की ब्रशिंग कौन बना रहा है? माइक्रोविलाय बना रहे हैं। तो माइक्रोविलाय क्या है? ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं। क्या सिर्फ ये फोल्डिंग है कि इससे पहले अपनी विलाय की भी फोल्डिंग भी है? इससे क्या हो जाएगा? इससे सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन 100 गुना, हजारों गुना बढ़ जाएगी। यानी अगर आप इस सरफेस एरिया को नोट करें तो ये मेरे ख्याल है पूरे कॉलेज में, क्या ये पूरा इलाका भर जाएगा। लेकिन ये पूरा इलाके में फैली हुई है कि थोड़ी एरिया में फैली हुई है? तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, और इसमें अगर फूड गुजर गया तो एब्जॉर्प्शन बहुत क्विक हो जाएगी। इसको विलाय कहते हैं। अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही करनी है कि आखिरी 30% डाइजेशन भी करनी है? और ऐसे ही कर दोगे या ग्लैंड बनाने पड़ेंगे? तो कौन बनाएगा? यही एपिथीलियम। यही कैसे?
अब अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे बनाऊं, जैसे मैंने अभी विलाय दिखाए, तो ये एपिथेलियम ने विलाय बनाए और अचानक याद आया मुझे तो कुछ ग्लैंड्स भी बनाने थे, तो फिर ये विलाय करते हुए पता चलेगा कि इस बीच में ग्लैंड बनाने के लिए नीचे डिप करेगा। ये किस में अंदर डिप किया है इसने? ल्यूमन में, क्या लेमिना प्रोप्रिया में? समझ ले। तो ये क्या लटक गया? ये ग्लैंड। तो ये ग्लैंड लटक गया ऐसे। क्या यही ग्लैंड? अगला एक और भी हो जाएगा। तो जब तुम सरफेस पे घूम रहे होगे तो तुम्हें लगेगा क्या? ब्रश बॉर्डर। लेकिन उस ब्रश बॉर्डरों के बीच में जो जगह होगी उसमें से छोटे छोटे सुराख होंगे कि नहीं? और ये पिट्स या सुराख किस में अंदर जाएंगे? ग्लैंड में अंदर जाएंगे। इन छोटे से सुराखों को जो हिडन होते हैं बिटवीन द विलाय, जब सरफेस में वो छोटे छोटे सुराख होते हैं तो उसके नीचे ग्लैंड छुपे हुए होते हैं लेमिना प्रोप्रिया में। इन छुपे हुए ग्लैंड्स को, इन छुपी हुई चीज़ें, मख्फी और हिडन चीज़ों को कहते हैं क्रिप्स। क्या कहते हैं? क्रिप्स। छुपी हुई चीज़ों को कहते हैं हिडन, जो है मख्फी जो चीज़ें होती हैं ना, छुपी हुई, इनको कहते हैं क्रिप्स। जिसका आदि क्रिप्स। और क्रिप्स जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुआ है इनका नाम। क्रिप्स क्या है? ग्लैंड्स हैं। ये किसके ग्लैंड्स? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो उसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ, नाम है फिर इसका नाम है लिबरकुन। ये साइंटिस्ट का नाम है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। ये कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दरअसल क्या हैं? ग्लैंड्स हैं। किसमें छुपे हुए? नीचे उन बुशेस के अंदर, उन ब्रश बॉर्डर्स के अंदर नीचे छुपे हुए होते हैं। और यहाँ से सीक्रेशनें आती हैं, और सीक्रेशनें जैसे बाहर निकलेंगी तो तुम्हारा फूड पड़ा हुआ है जो सेमी डाइजेस्टेड है, 80% डाइजेस्ट हो गया है, 70% आखिरी डाइजेशन ये करा देंगे। तो फिर ये ब्रश बॉर्डर बैठा हुआ है तुम्हारा, वो एब्जॉर्ब कर देगा। अब फैटी एसिड है, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया। अमाइनो एसिड हैं, हो गए डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब ब्लड में। अमाइनो एसिड्स थे ब्लड में, फिर ये तुम्हारे ब्लड में सर्कुलेट करते जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। इसीलिए तो खाना खाया है आपने, ताकि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो वहाँ पर, इससे एनर्जी क्रिएट हो, इससे लाइफ आगे बढ़े। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल इस तरीके से होता है, इसको क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। जैसे ही आप नीचे जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया, ये देखें, ये क्रिप्स अंदर आपने डाले हैं ऐसे, और यहाँ क्या डाला है? विलाय। तो ये इस तरीके से बुशेस है, और नीचे क्या है? लेमिना प्रोप्रिया। अब आपने देखा स्टमक में, आपने देखा स्टमक में जो खाना आपने बाहर से खाया है ना, स्टमक में जो आपने बाहर से खाना खाया है, बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया गए हैं अंदर, लेकिन क्योंकि स्टमक के अंदर इम्यूनिटी है, अपने आप में एक इम्यूनिटी है, स्टमक को कुदरत ने एक सलाहियत दी है कि उसके अंदर ह्यूज अमाउंट में एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl तुम्हारी इम्यूनिटी है। क्योंकि अगर तुमने गलती से खाना जो खाया है उसमें काफ़ी बैक्टीरिया भी गए हैं तो घबराएं नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया तुम्हारे स्टमक का HCl ख़त्म कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वहाँ ख़त्म ना हो सके और चले गए इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन के पास फिर उन बैक्टीरिया को कम्बैट करने के लिए तो एसिड नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन स्मॉल इंटेस्टाइन के इस लंबे, इस पूरे जर्नी को प्रोटेक्शन के लिए रास्ते में कुछ चेक पोस्ट दिए हुए हैं जो बैक्टीरिया को कम्बैट कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं खुला हाईवे, ऐसे खुला नहीं छोड़ा हुआ है। जैसे शहर के अंदर है, मुख्तलिफ अंदर पुलिस स्टेशन हैं, एसिड है, आम बैक्टीरिया खुल के नहीं खिलेगा। हाईवे पे डकैतियाँ ज़्यादा होती हैं, क्यों? थाने बने नहीं होते। फिर चेक पोस्ट, गवर्नमेंट चेक पोस्ट बनाती है मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये जो 22 फीट 21 फीट लंबा इंटेस्टाइन है, इसके रास्ते में कुछ चेक पोस्ट बने हुए हैं। और वो चेक पोस्ट कहाँ बने हुए होंगे? गड़बड़ किधर है? चेक पोस्ट कहाँ बने होंगे? डीप लेयर्स में कि एपिथेलियम के करीब वाले लेयर्स में? क्यों? क्योंकि खाना ल्यूमन के करीब है, वहाँ बिठाएंगे ना चेक पोस्ट। माने रोड के करीब ही चेक पोस्ट बना हुआ होगा, ऐसे तो नहीं बना होगा कि रोड के 20 किलोमीटर अंदर जाके बनाएंगे, तो फ़ायदा ही नहीं उसका कोई। फिर नहा नेचर ने क्या किया है? लेमिना प्रोप्रिया के अंदर, विद इन लेमिना प्रोप्रिया इतना करीब, यहाँ कुछ लिम्फोसाइट्स के चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। क्या बनाए? लिम्फोसाइट्स बना दिए हैं। लिम्फोसाइट्स के यहाँ पर कलेक्शंस बनाए हैं यहाँ पर, यानी यूँ समझ लो कि ये लिम्फोसाइट का कलेक्शन किधर बिठाएंगे? बहुत डीप लेयर्स में, मस्कुलर लेयर में कि एपिथेलियम के नीचे? ठीक है ना, यहाँ पे। फिर थोड़ा गैप छोड़ के एक और कलेक्शन, गैप छोड़ के एक और जैसे जैसे मैं ल्यूमन के करीब पहुंचता जाऊंगा, इलियम के एंड पे पहुंचता जाऊंगा, इनके बीच में जो जगहें हैं वो कम होती जाएंगी।
पहले दूर दूर थे, समझ लो कि 2-2 इंच बाद आहिस्ता आहिस्ता कम और कम और कम, और जब आप टर्मिनल लास्ट पार्ट ऑफ इलियम में पहुंचेंगे जिसको कहते हैं टर्मिनल इलियम, यहां तो इतने होंगे कि जगह ही भर जाएगी। ये लास्ट में इतने ज्यादा क्यों हैं? इस लिम्फोसाइट्स की कलेक्शन को, इनको कहते हैं, ये जो लिम्फोसाइट की कलेक्शन है जो किसमें मौजूद है, किसमें मौजूद है, लेमिना प्रोप्रिया में बहुत ही करीब है। तो क्या नजर आएंगे अंदर से, खास तुम्हें पेचेस नजर आएंगे जहां से आइडिया होगा कि इसके नीचे ये फंसे हुए हैं। इन पेचेस को कहते हैं पायर्स पेचेस, पायर नाम है साइंटिस्ट का। इसका दी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पायर्स पेचेस क्या हैं? लिम्फोसाइट्स की कलेक्शन हैं, इनके फॉलिकल्स हैं जो जेजुनम से लेके इलियम तक फैले हुए हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो जेजुनम में कम है, दूर 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 हैं पर बहुत देर बाद आते हैं, फिर आते हैं बहुत देर बाद। जैसे जैसे मैं इलियम की तरफ जाता हूं इनके बीच में स्पेस कम होती जाती है, और इलियम पे जब मैं पहुंच गया तो ये तो मिले ही हुए हैं वहां पर। ये इलियम में इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि इसमें इलियम के आखिरी हिस्से में क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। भाई जहां क्राइम का चांसेस ज्यादा होंगे वहां पर थोड़े थोड़े फासले पे चेक पोस्ट होगा, जहां कम होंगे तो दूर दूर होगा। इलियम के आखिरी हिस्से में बैक्टीरिया का थ्रेट ज्यादा क्यों है कि मुझे इतने पायर्स पेचेस देने पड़े हैं, वहां पर इतनी पुलिस बिठानी पड़ी है उधर? क्यों वजह क्या है? वजह थोड़ा नजर रखना यार, इसका नजर रखना थोड़ा, ये मेरा ख्याल है स्पेस खत्म हो गई। तो ये क्या है, ये सीकम है। तो यहाँ इलियम और सीकम की जंक्शन होती है, इसको हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन, और इस जगह पर भी स्फिंक्टर होता है, इसको कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर इस पे रुकता है, और जहां फूड रुकता है वहां इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां फूड रुकेगा 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 तो उसमें बैक्टीरिया और जमा एट अ टाइम बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन उस जगह ज्यादा होती है। जो ज्यादा होती है तो नेचर वहां उसको बचाती है, बचाने के लिए उसके चेक पोस्ट में फॉलिकल्स की कलेक्शन ज्यादा रखती है। तो जेजुनम इलियम में एक फ़र्क क्या हुआ कि जेजुनम को अंदर से हिस्टोलॉजिकली देखोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, उसके अंदर तुम्हें फॉलिकल्स की तादाद कम मिलेगी, और इलियम में फॉलिकल्स की तादाद ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर ये भी एक डिफरेंस है। तो ये चंद डिफरेंसेस होते हैं जो जेजुनम इलियम में, वरना यहाँ कोई लैंडमार्क नहीं है। कंपेयर करोगे, अगर कम मिले तो तुम बोलोगे यार ये जेजुनम का हिस्सा है, वरना वैसे भी कौन इंटेस्टिन के टुकड़े काट के हाथ में लेके आता है। ये थ्योरेटिकल है, लेकिन बहरहाल है सही, क्वेश्चन आ सकता है। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करके इस वक्त तुम लार्ज इंटेस्टिन में पहुंचा चुके हो फूड को, किस जगह, इलियम के आखिरी हिस्से में। और इलियम का स्फिंक्टर अभी तो बंद है, जब जरूरत पड़ेगी तो खुलेगा और खुल के इसको लार्ज इंटेस्टिन के पहले पाउच लाइक ब्लाइंड पाउच में डाल देगा, जिसका नाम है सीकम। इसका दी सीकम। तो ये सीकम है। सीकम की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको सीकाइटिस नहीं कहते, वरना सीकम से ऊपर जाएंगे तो लार्ज इंटेस्टिन का अगला ऐसा आएगा कोलोन, उसकी इन्फ्लेमेशन को कोलाइटिस कहते हैं। ये सिर्फ यहाँ ही नहीं है, इसका मकसद है कि सीकम में सिर्फ इलियम नहीं खुलता, सीकम के नीचे एक और सुराख भी होता है जिसमें ये लटका हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो सीकम में दो सुराख होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टिन का इलियम इसमें आके खुलेगा, और दूसरा यहाँ से जाएगा कौन, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आगे से ब्लाइंड है, ये आगे से नहीं जाएगा, इसमें जो फीसेस जाएंगे वो वहीं फंसे रहेंगे, क्योंकि आगे से वो पास नहीं होंगे। तो ये हमेशा इसके अंदर फंसे रहते हैं। वो जो फंसे रहते हैं तो इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस अपेंडिक्स में होते हैं। इसलिए अपेंडिक्स के लेमिना प्रोप्रिया में जब विजिट करने जाओगे ना, तो वो भरा हुआ पाओगे तुम लिम्फेटिक्स से, यानी लिम्फाइड फॉलिकल से। यानी वहाँ के पायर्स पेचेस क्या पेचेस की शक्ल में होंगे कि कंटिन्यूस होंगे, वो भरा हुआ होता है इतना कुछ के अपेंडिक्स को लिम्फाइड आर्गन बोलते हैं। इसे लिम्फाइड आर्गन अंदर जो जाके देखते हैं तो लेमिना प्रोप्रिया, उसमें तो लिम्फाइड फॉलिकल के ढेर भरे हुए हैं। यूँ समझ लो कि वो अलग अलग तो नज़र ही नहीं आते, ऐसे मिले हुए हैं जैसे पेस्ट किया हुआ है। क्यों? सबसे ज़्यादा खतरा इधर है, और उसके ऐसे पोस्ट होने से अंदर फीसिस और बैक्टीरिया के अंदर हब है, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होता। वरना आप अंदाज़ा लगाओ ये गंदगी यहाँ पड़ी रहे तो इन्फेक्शन हो जाएगी। हर आदमी को हो जाना चाहिए, अपेंडिसाइटिस नहीं होती, किसी किसी को होती।
तो कुदरत ने वहाँ पर फिर ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म भी दे दिया है। ये एक वेस्टी चीज़ है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई और यहाँ ऑपरेट करना पड़ा तो बेटर यही है कि इसको निकाल दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। आप बोले किसी काम का नहीं है, अल्लाह ताला ने क्यों दिया है? ये एक वेस्टी चीज़ है। किसी ज़माने में शायद इंसान को इवोल्यूशन जो इंसान की हुई है, शायद किसी ज़माने में इसमें भी कुछ एंजाइम्स निकलते थे जो ख़ास तौर पे उस फूड को डाइजेस्ट करते थे जो आज इंसान नहीं खाता। तो आपको पता है जो चीज़ भी फंक्शन नहीं करेगी, तो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में ये बाकायदा एक लॉ ऑफ नेचर है, जो इंसान काम नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये नेचर का उसूल है। कोई भी इंसान हो, इंसान नहीं, कोई भी सांस लेने वाली चीज़ हो, अगर कोई दरख्त जो है ना वो इंसान के काम नहीं आएगा ना, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जानवर जो इंसान के काम नहीं आए वो ख़त्म हो गए। बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत सालों पहले उनके रेलिक्स, उनके आसार कदीमा में उनकी हड्डियाँ मिली हैं, अब नहीं है, क्योंकि वो इंसान के काम नहीं आए। तो आप भी ऐसे, आपने अगर सुस्ती की और काम नहीं आए ना, तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ, ख़त्म हो जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, या ज़िंदगी में ही आपकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी और आप वक्त से पहले ख़त्म हो जाएंगे, मर सकते हैं। सुस्ती और काम न करना, एक्चुअली ये जो कहते हैं ना हम थक जाएंगे काम करने से, थकना खुद एक ज़िंदगी है। आप काम करेंगे तो देखें, आप ये लॉ है, कुदरत नहीं देखेगी आप बहुत अच्छी नमाज़ें पढ़ते हैं, ये करते नहीं, आप दूसरों के काम नहीं आ रहे हैं, आप ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ ये चीज़ है, तो ये भी अब क्योंकि इंसान ने वो चीज़ें खानी छोड़ दी, प्लांट्स वगैरह, पत्ते, सेल्यूलोज की ज़रूरत नहीं है उसमें, सेल्यूलेज एंजाइम की, तो शायद ये किसी ज़माने में सेल्यूलेज एंजाइम देता था जो पत्तों को भी डाइजेस्ट करता था। अब आप पत्ते खाएंगे, ये वो जो सैलेड में खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, सैलेड डाइजेस्ट नहीं होती, उसमें फाइबर होता है, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। जानवर में है, उसमें होता है, लेकिन उसके तो इंटेस्टाइन में ही सेल्यूलेज मौजूद है। तो शायद ये अपेंडिक्स इस वजह से भी अब इंसान के अंदर किसी काम का नहीं है, लेकिन डॉक्टर को काफ़ी पैसे कमा के दिए हैं इसने। हो जाती है इन्फेक्शन, फिर अपेंडिसाइटिस, फिर डॉक्टर की ऑपरेशन, फिर उसमें डॉक्टर की कमाई। हमारा एक सर्जन होता था, वो हमें बोलता था कि तुम लोगों ने इतने नाश्ते नहीं किए जितनी मैंने अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए। वो फिर आगे वार्ड में हमें बोलता था, यार मैंने जितने ऑपरेशन किए, जितने भी मैंने अपेंडिक्स निकाले हैं, उसमें से 99% हेल्दी होते थे। मतलब कहने का है, उसको शक होता था कि अपेंडिक्स है। जब भी उसको एब्डोमेन में पेन हुआ, किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, शक भी हुआ ना कि यहाँ अपेंडिक्स का मामला है, सर्जरी कर देंगे उसकी। अपेंडिक्स निकाल के ले आएंगे, पता चला अपेंडिक्स तो हेल्दी है, ये तो पेट में जो दर्द था ये किसी और वजह से था। अब वो वजह पता नहीं क्या थी, वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है, सही भी हो जाता है। तो आप अगर पेट को खोलें, इंसिशन, आजकल तो लेप्रोस्कोपिक हो रही है सभी, लेप्रोस्कोपिक खोलें और अंदर जाके देखें, यार ये तो हेल्दी है। अगर तुम्हारी डायग्नोसिस सही होती कि इसको अपेंडिक्स की इन्फेक्शन है, तो जब अपेंडिक्स देखोगे तो क्या हेल्दी होगा कि इन्फ्लेम्ड होगा? लेकिन तुम अंदर गए, पता चला कि अपेंडिक्स हेल्दी है, क्या करोगे? वो एंडोस्कोप निकाल के स्टिच कर दोगे कि नहीं ये तो हेल्दी है, कि फिर भी निकाल देंगे? इसकी दो वजह हैं। एक वजह यह है कि अगर नहीं निकाला तो फिर पेशेंट पैसे कैसे देगा? उल्टा गालियां भी देगा कि तुम्हारी डायग्नोसिस गलत थी और तुमने ये मुझे खामखा ऑपरेशन करने के लिए 2 दिन जो है एडमिट किया है तुम्हें, तुम तो घटिया किस्म के डॉक्टर, तुम्हारी तो डायग्नोसिस ही खराब है। खास तौर पे उस डॉक्टर की जो हमारा प्रोफेसर है, जो समझता है कि मैं हर दफ़ा जब निकाले हैं 90% हेल्दी थे। अगर 90% पेशेंट को खोल के बंद कर देता तो मेरा ख्याल है कोई आता ही नहीं इसके पास। बोलते हैं ये सारी गलत डायग्नोसिस है इसकी, तो पैसे भी नहीं मिलते, गालियाँ अलग मिलती। तो ये क्या करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं हेल्दी है, फिर भी निकाल लेते हैं, ताकि पेशेंट को बोलें कि भाई अपेंडिक्स तुम्हारा निकाल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के लिए आप एडमिट हो जाएं, आप सही हो जाएंगे, और सही हो भी जाते हैं। नुकसान, वैसे भी इसका कोई नुकसान नहीं था, वैसे भी निकाल देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब की बार तो ये हेल्दी है, लेकिन अगर अगले 6 महीने बाद फिर इसको प्रॉब्लम हुआ और अब की बार ये अपेंडिक्स का ही मसला हुआ, तो एक और ऑपरेशन करनी पड़ेगी अब की बार। बेटर यही था, गए वैसे ही हो, अपेंडिक्स वैसे ही काम का नहीं है, तो निकाल लो उसको, क्योंकि इसमें 2 फ़ायदे, पेशेंट का भी फ़ायदा है, डॉक्टर का भी फ़ायदा। क्योंकि अगर डॉक्टर ने नहीं निकाला, वो बोला नहीं गलती से ऑपरेशन हो गया, अंदर तो हेल्दी है,
तो उसको तो फेंटी लग जाएगी उधर, अगर वो गवर्नमेंट का डॉक्टर है तो। प्राइवेट वाले को हाथ नहीं लगाते, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट वाला जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फेंटी लग जाएगी उधर ही, वार्ड के बाहर ही। आप देखेंगे ओटी के बाहर ही वो, अगर कोई लीडर वीडर गया या कोई स्टूडेंट लीडर गया और पता चला कि मेरे दोस्त को ऑपरेट किया है, दरअसल उसको गलत डायग्नोस किया, उसको तो अपेंडिक्स था ही नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर उधर ही एक फेंटी लगा देंगे डॉक्टर। सरकारी डॉक्टरों का तो पता है ना। तो ये है सीकम, और सीकम में ये दो ओपनिंग्स हम देखते हैं, इलियल ओपनिंग, अपेंडिकुलर ओपनिंग। और ये जो सीकम है, सीकम की जो इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कोलोन को कोलाइटिस, सीकमाइटिस नहीं कहते उसको बोलते हैं टिफलाइटिस। क्या बोलते हैं? टिफलाइटिस। इसका भी टिफलाइटिस, ये सीकम की इन्फ्लेमेशन का नाम है। वैसे तो कोलोन को कोलाइटिस, स्टमक को गैस्ट्राइटिस, इसोफेगस को इसोफेजाइटिस, फेरेंक्स को फेरेंजाइटिस, तो इसको बोलते हैं टिफलाइटिस। सीकम के अंदर आप मौजूद हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा कौन सा हुआ? अपेंडिक्स, दैट इज अपेंडिक्स। और सीकम से जैसे आप ऊपर स्टार्ट होंगे तो यू विल कम नाउ इनटू कोलोन। देखें कोलोन कैसा है। कोलोन के फिर 4 हिस्से हैं, और कोलोन को यहां पर आप देखें कि ये किस तरीके से है। ये अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, ये क्या है? विलाय। इन विलाय पे फोकस करके ये दिखाया, ये क्या है? माइक्रोविलाय। ये माइक्रोविलाय जो ऐसे कंटिन्यूस होंगे तो ये ब्रश ये बिल्कुल ऐसे, जैसे टॉवल नहीं होता है जैसे, ये बिल्कुल ऐसे होता है। आपने देखी नहीं होगी, आप अगर बकरी को कटते हुए देखा हो, उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर करके, वो जिसका नाम होता है ओजीडी बोलते हैं जिसको, उसका देखा है आपने? अंदर से आप देखिए उसका म्यूकोजा टॉवल की तरह होता है। ये क्या होते हैं? ये ब्रश बॉर्डर होता है, सरफेस एरिया। इससे आप अंदाजा लगाएं ये टॉवल पे ऐसे ऐसे क्यों देते हैं? ताकि आपका पानी आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। आप रुमाल से मुंह को साफ करें और टॉवल से साफ करें, देखिए साफ टॉवल से ज़्यादा हो जाता है। वजह क्या है? एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी, सरफेस एरिया ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक दिस। तो कुदरत ने देखे कैसे रखा है, और हम लोग उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। हमने जो भी चीज़ें हमने बनाई है ना, बनाई हमने कोई भी चीज़ नहीं है, हमने सिर्फ डिस्कवर की है। कहते हैं ना कि बनाना जो है ना, चीज़ों को बनाना, ये अल्लाह का काम है। ये इंसान की औकात ही नहीं है कि वो चीज़ को तख्लीक कर सके। तख्लीक इंसान की औकात नहीं है, इंसान सिर्फ डिस्कवर करेगा। ये ब्रश बॉर्डर डिस्कवर किया, हमने टॉवल बना दी। हमें पता है ये टॉवल इस तरीके से होते हैं। हर चीज़ आप देखेंगे, आप जहाँ जाए ना, आपको बेसिक प्रिंसिपल आपको वो मिलेगा जो अल्लाह की तरफ से पहले ही मौजूद है। एनर्जी, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब सिर्फ हमने डिस्कवर किया है। डिस्कवर करके उसको हमने अपनी मर्ज़ी से हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये टेक्नोलॉजी, चीज़ कोई भी नहीं बनी है, मास जो है ना वही है। अब आप देखें यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, इसका ये हिस्सा है सीकम। खुल रहा है इसमें कौन? और साथ में जहाँ से अंदर डालेंगे तो अपेंडिक्स। चलें देखें इसको। अपेंडिक्स क्योंकि फ्रीली हैंगिंग है तो उसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है। लटक के नीचे रह गया, ये भी हो सकता है। टर्न करके ऊपर आ गया तो सीकम के पीछे भी छुपा हो सकता है। नहीं आया तो ये इलियम के साथ भी हो सकता है, इलियम के आगे भी हो सकता है, इलियम के पीछे भी हो सकता है। ये इसकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं कभी भी। जो पोजीशन इसकी नीचे लटकी हुई है पेल्विस के अंदर, तो उसको पेल्विक पोजीशन कहते हैं। ज़्यादातर सीकम के पीछे छुपा हुआ होता है, इसको रेट्रोसिकल कहते हैं। रेट्रोसिकल, रेट्रो बिहाइंड, तो ये रेट्रोसिकल होता है। कुछ इलियम के पीछे होते हैं, रेट्रो इलियल। कुछ इलियम के पैरेलल होते हैं, पैरा इलियल, वगैरह वगैरह इनकी पोजीशंस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेट्रोसिकल तकरीबन 60% लोगों में ऐसे होता है, सीकम के पीछे छुपा हुआ। अगर आप यहाँ से ऑपरेट करके खोलेंगे तो ये आपको अपेंडिक्स नज़र ही नहीं आएगा, सीकम के पीछे छुपा हुआ।
कुछ लोगों में पेल्विस में लटका हुआ होता है, कुछ कैसा होता है, कुछ कैसा। तो आप इसकी टिप को नहीं ढूंढ सकते, टिप का पता नहीं आप में कहाँ है, किसी और में कहाँ है। आप इसके बेस को पकड़ सकते हैं, बेस को, यहाँ इसको फॉलो करके बेस को पकड़ सकते हैं, यहाँ से उंगली डाल के ऐसे निकाल लेंगे आप, तो ऐसे आ जाएगा ऊपर। तो अपेंडिक्स को ढूंढने का तरीका मैं बताता हूँ, किस तरीके से सर्जन कैसे ढूंढते हैं इस अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स की टिप को ढूंढेंगे तो 1 घंटा टिप को ढूंढने में लग जाएगा। ये इतना शरीर होता है, कभी पीछे तो कभी आगे, इधर उधर, फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपका कहाँ है। तो आपको टिप से पकड़ने की क्या जरूरत है, आप देखें जहाँ से वो अटैच है विद द सीकम, उसके बेस को पकड़ें, जहाँ से उंगली डाल के ऐसे खींच लें तो निकल आएगा ऐसे। फिर उसको काट देंगे आप, उसको जो होल होगा उसको बंद कर देंगे, जो आर्टरी इसको सप्लाई करेगी उसको लाइगेट कर देंगे, लाइगेट करके आप उसको निकाल के बाहर ले आएंगे। ठीक है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। और ये है क्या, सीकम। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा आएगा, कोलोन। अब कोलोन की शक्ल देखें, ये देखें कोलोन। ये कोलोन है। अब कोलोन में देखें, एक ये है असेंडिंग कोलोन। अब असेंडिंग कोलोन जब आप यहां आएंगे तो ये डायफ्राम आ जाएगा, और डायफ्राम के नीचे फिर होगा हमारा लिवर। तो ये लिवर पे टर्न ले लेगा ऐसे, अंडर द लिवर। तो ये एक टर्न बन जाएगा, फ्लेक्सर बन जाएगा अंडर द लिवर, इसको कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। टर्न लेगा ना ऐसे, और हेपेटिक फ्लेक्सर किस साइड पे होगा, राइट साइड पे। तो राइट हेपेटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं इसको, राइट कोलिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। उसके बाद ये ट्रांसवर्सली अक्रॉस द एब्डोमेन आएगा और एक और टर्न ले लेगा, और टर्न जब लेगा तो ये डायफ्राम के अंडरनीथ यहाँ होती है हमारी स्प्लीन, स्प्लीन पे टर्न लेगा, इसको कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्योंकि ये होता है लेफ्ट साइड पर, तो इसको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। और उसके बाद जो अगला हिस्सा आएगा वो तो डिसेंडिंग होगा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग के बीच में ये ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्सली अक्रॉस, इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। और यही डिसेंडिंग चलते 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 अब वो पेल्विस में एंटर हो जाएगा, और जैसे ही पेल्विस में एंटर होगा तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे एस शेप्ड, एस शेप को इस वजह से कहते हैं सिग्मोइड, इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो सिग्मोइड कोलोन किधर होता है, पेल्विस में, इसलिए उसका नाम दूसरा पेल्विक कोलोन भी है। और ये पेल्विक कोलोन यहाँ से चलते चलते फिर अपने लार्ज इंटेस्टीन का आखिरी हिस्सा बनाएगा। जैसे ना इंटेस्टीन से पहले था स्टमक, तो इंटेस्टीन के आखिरी हिस्से का नाम होगा फिर रेक्टम, क्योंकि जो खाने ये सारे गंदगियां यहाँ आएंगी तो एकदम से बाहर निकलनी चाहिए कि स्टोर हो वहाँ पर। स्टोर के लिए फिर तुम्हें एक डायलेटेड पार्ट चाहिए, उसका नाम होगा रेक्टम। क्या नाम है इसका, उसका नाम होगा रेक्टम। जैसे इंटेस्टीन से पहले है स्टमक, तो इंटेस्टीन के आखिर में है रेक्टम। जैसे स्टमक से भी पहले है केनाल, जिसका नाम है ईसोफेगस, तो रेक्टम के बाद है केनाल, जिसका नाम है एनल केनाल। इसका नाम है एनल केनाल, तो उसका नाम है एनल केनाल। जैसे ईसोफेगस के एंड पर है माउथ वगैरह, वैसे एनल केनाल के एंड पर एक सुराख है जिसका नाम है एनस। तो इसका मकसद है कि ये तुम्हारी पूरी जर्नी जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, माउथ से एनस तक का खेल है ये। और इस दौरान तुम्हें मिला है माउथ, फिर फेरेंक्स भी, इसोफेगस तो स्टमक, ड्यूडिनम, फिर स्मॉल इंटेस्टीन का बड़ा ऐसा जिसमें आपने ड्यूडिनम देखा, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टीन में सीकम, उसके साथ लगा हुआ अपेंडिक्स, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, फिर उसके एंड में था रेक्टम, और रेक्टम के बाद आ जाएगा एनल केनाल। और इस दौरान इसके साथ जुड़े हुए थे दो बहुत बड़े ग्लैंड्स, एक था लिवर, एक था पेंक्रियास। लिवर को दिखाया, फंसाया किसमें, फंसाया हमने उस ड्यूडिनम के उस हिस्से में, वो जो सी शेप कर्व में फंसा दिया, और लिवर को बिठाया कहाँ, अंडर द डायफ्राम। लिवर अपनी डक्ट देगा, पेंक्रियास अपनी डक्ट देगा। जो लिवर डक्ट देगा उसका नाम होगा बाइल डक्ट, जो पेंक्रियास देगा उसका नाम होगा पेंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों खुलेंगे ड्यूडिनम में, तो सुराख होने चाहिए दो, लेकिन सुराख दिखा था एक, क्योंकि ये डक्ट आते आते ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती है। कॉमन बाइल डक्ट नहीं कहते इसको। ये यहाँ पर है ड्यूडिनम, आपको दिखाया था मैंने कि ये ड्यूडिनम का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सुराख दिखाया था एक, ऊपर से लिवर से निकली है ये डक्ट, बाइल डक्ट। लिवर से क्या आई, किसमें ओपन होनी चाहिए, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में खुल गई, सही है।
क्या ये कि इधर पेंक्रियाज भी है और पेंक्रियाज से भी डक्ट आ रही है, पेंक्रियाटिक डक्ट। अब इसका सुराख अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये दोनों डक्ट्स जब आती हैं तो ये दोनों डक्ट्स से अंदर दाखिल होने के साथ ही ये दोनों मिल जाती हैं। तो अब की बार सुराख 2 होंगे कि 1 होगा, तो ये कॉमन हो जाता है। इसका मकसद ये है कि इस सुराख से पहले ये चेंबर नैरो होगा कि वाइडर चेंबर होगा। इस वाइडर चेंबर को कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला ऑफ नाम है साइंटिस्ट का वाटर। ये वाटर डब्ल्यू वाला नहीं है, ये वी वाला है। इसको कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वाटर। ये एम्प्यूला होता है वाइडर, जिसमें दोनों डक्ट्स ओपन हो गई हैं। और ये नहीं समझना कि ये खुला हुआ होता है, ये तब खुलता है, इसका ओपनिंग तब खुलता है जब इसमें फूड आता है, वरना इसके अंदर भी, इस डक्ट के एंड पर भी और इस डक्ट के एंड पर भी और एम्प्यूला पे भी स्फिंक्टर होता है, जो हमेशा टाइटली क्लोज होता है। जब खाना खाते हैं तो ओपन होता है, तो बाइल भी आती है, पेंक्रियाज से सिक्रीशन भी आती है। इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं, इस स्फिंक्टर, इन तीनों को जोड़ के मिला के हम इस स्फिंक्टर का नाम डाल देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी नाम है फिर एक साइंटिस्ट का। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये स्फिंक्टर उसके नाम पर है। तो ये एम्प्यूला ऑफ वाटर, और ये यहाँ से सीक्रेशन, यहाँ इस तरीके से लिवर सीक्रेशन हमेशा देता रहता है, फूड आए ना आए। अब सर ये लिवर जो देता रहेगा तो फूड जहाँ नहीं होगा तो ये खाली में डाल देगा क्या? लिवर थोड़ा बहुत देता रहेगा, लेकिन ये लिवर के गोदाम में जमा हो जाएगी इधर, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। यानी लिवर जो छोटी सी 2 लोब्स के लिवर के हैं, दोनों तरफ से जो डक्ट आती है, हेपेटिक डक्ट्स, 2 हेपेटिक डक्ट्स, लिवर के 2 लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। जैसे ये मिल जाएंगी, कॉमन बाइल डक्ट नहीं, इसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट थोड़ी जैसे बाहर आएगी, अपने राइट साइड से एक छोटी सी डक्ट और रिसीव कर लेगी, राइट साइड से। आप बोले ये किसकी डक्ट है? ये इस आर्गन की डक्ट है, ब्लेडर की। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। तो ये जो डक्ट है किसकी डक्ट है? ब्लेडर की। इसलिए इस डक्ट का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। तो 2 हेपेटिक डक्ट्स जुड़ के बनी कॉमन हेपेटिक, और कॉमन हेपेटिक ने जब राइट साइड से रिसीव की सिस्टिक को भी, तो जो उसके बाद नाम पड़ेगा उसका नाम होगा कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम होगा? इसका नाम होगा कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट कब नाम पड़ता है? जब कॉमन हेपेटिक डक्ट जोड़ती है किसके साथ? राइट साइड से सिस्टिक डक्ट के साथ। इसका मकसद है कि जो ब्लड जो बाइल आएगी तुम्हारे लिवर से, वो क्या ड्यूडेनम में आएगी कि ये गॉल ब्लैडर में जमा होगी? ये हमेशा गॉल ब्लैडर में जमा होती है। अब जब गॉल ब्लैडर में जमा होती है तो वो ड्यूडेनम में कब आती है? ड्यूडेनम में आएगी तब जब यहाँ आएगा खाना। जैसे तुम खाना